Assalamu alaikum viewers, this is Mohammad Shah Fahim. I am senior sales specialist at Renergy and आज मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ because आज मैं मिलने के लिए आया हूँ one of my very good friend Mr. Zoraez Khalid. He is the current CEO of Zoraez Solar Energy और आज बस इनसे मिलेंगे और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे. So कैसे हैं Zoraez भाई? जी बहुत शुक्रिया. वेलकम टू यू रेनर्जी की टीम. थैंक यू और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर होस्टिंग यू. थैंक यू. आप कंसिडर करते हैं एज अ फ्रेंड, मगर इस फ्रेटर्निटी में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि कोऑर्डिनेशन के अंदर और अपने आप को जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपना लोहा मनवाया है. सो यू आर वन ऑफ दोस. थैंक यू सर. बंडल ऑफ थैंक्स. Zoraez भाई, वी विल बिगिन विद द वेरी हमारा जो पहला क्वेश्चन है, what inspired you to begin your journey into the business as an RE entrepreneur? Why solar energy? आपने किसी और business को pursue क्यों नहीं? It's very apt question. It's very close to my heart. Actually scenario ये है कि back in 2013 जब मैं graduate हुआ तो उससे पहले एक final year project की choice का मरहला आता है, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ. GI के ऐसे मैंने इंजीनियरिंग की. तो उस वक्त मेरे ग्रुप के तमाम दोस्तों ने कहा कि हम सोलर के हवाले से रीन्यूएबल के अंदर स्पेसिफिकली कोई प्रोजेक्ट पिच करते हैं. मकसद उनका बैक एंड पे ये था कि मेरे वालिद मोहतरम जो कि इसी फील्ड से उनका ताल्लुक 1987 से है, तो उनके विजडम से हम कुछ बेनिफिट उठा सकें. और वो उस वक्त प्रिवेलेंट तौर पर DG पीक्रेट के एक ओहदे पे थे, जिसकी वजह से मैंने बड़ी हफ़ी का इजहार किया कि एक्चुअली ही इज़ करंटली एट हेल्म ऑफ अफेयर्स, और अगर हम उसका कोई बेनिफिट लेते हैं तो ये बिल्कुल ना तरबियत के अंदर शामिल है और ना ही इस तरफ सोचा भी नहीं जा सकता. सो देन अल्हम्दुलिल्लाह वी वेंट विद अनदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एंड वी आल्सो वन अ प्राइज इन दैट. Anyways, so long story short, my father got उनकी एनुएशन हुई, सुपर एनुएशन in 2014. So I waited till 1 year because my premise was कि अगर एक फील्ड के अंदर ऑलरेडी पेरेंट काम कर रहे हैं और वो है भी इलेक्ट्रॉनिक्स के और मेरी फील्ड भी यही थी, so let's give it a try. And अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज कि अगर अपने ओहदे पे बरकरार होते तो पीपल स्टार्ट रेजिंग फिगर्स कि अपना बेटा है तो उसके एडजस्ट कर दिया. सो फ्रॉम नवंबर ही रिटायर्ड इन अक्टूबर 2014 एंड आई स्टिल रिमेंबर कि 10th अक्टूबर को जो उनसे उनकी रिटायरमेंट हुई है, और उसी दिन मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया. और एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर कंपनी SCCP से रजिस्टर करा के PEC के साथ एनेक्स करके. और थैंक्स अगेन कि उस वक्त भी हमारे मुल्क में एक प्रिवेलेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था इंजीनियर्स को इनकरेज करने के लिए, जिसकी वजह से देयर एंड देन जो कि आज भी ये लेवरेज है इंजीनियर्स को कि अगर वो अपनी कंपनी PEC के साथ रजिस्टर कराते हैं तो उनको एक कैटेगरी अप मिलती है. तो वो C5 की मेरी एक कंपनी रजिस्टर हुई और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे अल्हम्दुलिल्लाह परसिवेरेंस के साथ बरकरार है जर्नी. और उसमें यही वजह थी कि चूँकि FYP नहीं कर सके तो चलो अब अपनी कंपनी खोल लें. It is a pleasure knowing you more, Zoraez भाई. So my next question to you is कि Zoraez Energy का project portfolio is definitely मैंने इसको बहुत in detail देखा है. So I'll talk specifically about कि आपका project portfolio में Fox ESS का कितना contribution है. सो प्रिवेलेंट टाइम्स में तो अगर हम एक नीश ऑडियंस को देखें जिसको हाई एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए तो डेफिनेटली उनके पास चंद ही नाम आते हैं. और उसमें सेरेफरेस्ट में Fox ESS का जिक्र आता है. और चूँकि हम बहुत कुकी कटर टाइप की कंपनी है, वी गो इन वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट समटाइम्स एकेडेमिया का, क्योंकि बैकग्राउंड आपको समझ आ चुका होगा. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वी गो इन डेप्थ ऑफ स्टडिंग द प्रोडक्ट इटसेल्फ. और मेरा ये रोल भी यही है कि बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर उसको एनालिसिस करके और उसको कमेंसरेट करें जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ हमारी ग्रिड इन्वायरमेंट है. इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त प्रिवेलेंट टर्म्स में 60% जो हमारा
जो हाई एंड क्लाइंट है जिसमें कॉर्पोरेट्स आ जाती हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल क्लाइंट है, जिसमें हम फॉक्स CSS को प्रेफर करते हैं और वो खुद हमें कह के मांगते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के वी आर गोइंग इनटू दैट। थैंक यू सो वेरी मच जुरैज भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आई एम विटनेस माई सेल्फ के आप हमारे प्रोडक्ट को हमेशा एक बड़ी मोहब्बत से लेकर चले हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। अच्छा मुझे बताएं जुरैज भाई, थोड़ा बात करते हैं करंट मार्केट सिचुएशन के ऊपर। हमने देखा कि एक बहुत बड़ा नंबर लिथियम बैटरीज़ का पाकिस्तान में इंपोर्ट होना शुरू हुआ और बहुत बड़ी मार्केट डेवलप हुई और उसके बाद फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी पाकिस्तान में लॉन्च होना शुरू होगी। कुछ को तो मैंने अभी रिसेंटली विज़िट भी किया है जी। सो अभी इतनी प्रोग्रेस होने के बावजूद भी क्या समझते हैं कि अभी भी लिथियम बैटरीज़ को, कन्वेंशनल लेड बेस्ड बैटरीज़ को रिप्लेस करने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और ये दिस इज़ समथिंग वी कम अक्रॉस एवरी डे। हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो बेसिकली ऑलरेडी प्रिवेलेंटली अगर कोई यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उनकी ख्वाहिश होती है कि चूँकि एक नोवाइस टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के एतबार से, अलबत्ता हम 2017 से लिथियम आयन का काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी है कि people have the willingness to opt new and better technology. All that is worrisome is कि उनकी पॉकेट इजाज़त देती है कि नहीं देती। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो लोगों को चूँकि ये बात समझ आ गई है कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, इसी वजह से जो प्राइस कॉग्निटिव है वो उनको इसी तरफ लेके जाता है कि वो ROI की तरफ देखे और वो इसी तरह उनकी पूरी होती है कि उनको फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट या रेकरिंग कॉस्ट नहीं आएगी अगर वो लेड एसिड से, जिसमें आपकी सादा फ्लडेड बैटरी होती है, या फिर VRLA की बात कर लें अगर, उसमें भी फर्दर आपके OPZS की अगर आप बात करते हैं, ट्यूबलर बैटरीज, तो उन सब को जो है ना वो रुझान पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त अबाउट 90-95% लोग हैं जो कि सिर्फ लिथियम पे जा रहे हैं और वो ऑट भी कर रहे हैं। उसकी एक बहुत सारी बड़ी रीज़न ये है कि चूँकि बहुत इन्फ्लक्स हुआ है लिथियम आयन का, और जैसे आपने भी अपना प्रीएम्बल में बात कर दी है कि इधर इस्टेब्लिशमेंट्स लग रही हैं जो कि वो इन असेंबल तो काफ़ी देर से हो रही है, और विदाउट नेमिंग some brands, मगर अल्हम्दुलिल्लाह there are very recognizable brands जो कि पहले से पाकिस्तान में exactly now the competition is such कि हर कोई जो है ना बेटर से बेटर चीज़ और with efficient marketing obviously because they want to sell their products, मगर at the same time फिर देखना ये होगा कि आफ्टर सेल्स नेटवर्क कैसे है, क्योंकि स्टिल इन द मार्केट जो कि डीलर नेटवर्क पे या जो ऑफ द शेल्फ मार्केट है, पहले B2C तो काम ये चल ही रहा था लिथियम का, आप जानते हैं, मगर अब चूँकि वो B2C भी अवेलेबल हो गई है और डीलर नेटवर्क्स भी इस्टेब्लिश्ड हैं, कैश सेल्स भी हो रही हैं, तो उस हवाले से रिटेलर्स के हवाले से देख लिया जाए तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक इम्पोर्ट बिल के ऊपर भी एक इसका वाज़े इफेक्ट आता है। बिल्कुल। अच्छा जुरैज भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ एंड आई स्पेंड अराउंड 10 years इन रिन्यूएबल फील्ड। मैं आई एम वेरी मच सपोर्टिंग द लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम बैटरीज, बट मेरा एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक सवाल है कि लोग प्लांट्स भी लगा रहे हैं, बैटरीज भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रिवीलिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ सेल दे आर, विच मैन्युफैक्चरर्स लाइफ PO4 सेल दे आर यूजिंग इन देयर बैटरीज, और जो रिवील कर रहे हैं वो उनकी प्राइसिंग इस तरीके की है कि इट इज़ अनअंडरस्टैंडेबल। आई क्वेश्चन यू, लेट्स से समवन इज पिचिंग यू अ लिथियम बैटरी एंड ही इज सेइंग कि यार इसके अंदर कैटल का सेल है, इसमें REBT बैटरो का सेल है, एंड अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो 1,85,000 रुपये है। That does not make sense. So ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हक में हूँ, बिकॉज आप पाकिस्तान में सर लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यूर क्रिएटिंग जॉब्स, यूर क्रिएटिंग प्रोडक्ट इन योर प्रीमिसेस, और आप पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहे हैं। बट मेरी मेरा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक कस्टमर को बैटरी चाहिए जिसमें कैटल का सेल हो या REBT का सेल हो, और उसकी प्राइस अभी के हिसाब से 185-190 हो, इज दिस पॉसिबल? ओके, सो दिस इज नाउ अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन एंड सिंस यू आर नेमिंग नेम्स, सो कैटल यकीनन दुनिया का नंबर 1 एक सेल है, और ये
रिनाउंड, क्योंकि हम नाम ले सकते हैं, तो टेस्ला गाड़ियों की बैटरी में भी आपके आसानी के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह चंद एक और भी ब्रांड्स हैं जो कि वो क्लेम करते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि क्लेम तो किया जा रहा है, क्या इज़ इट फिजिकली एंड फाइनेंशियली पॉसिबल? सो मे आई टेल यू कि देयर आर फ्यू रीजंस वेयर आई सी इट हैपनिंग। वन ऑफ द रीजंस इज कि अनलाइक अगर हमारी अगेन VRLA बैटरी में AGM या जेल टाइप बैटरीज होती हैं, तो उसके अंदर उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनकी लाइफ डिटीरिएट होती है, स्टेट ऑफ हेल्थ गिरने लग जाती है, स्टेट ऑफ चार्ज भी डिप्लीट होता है। तो कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग, अगर किसी की प्रोडक्शन ऐसे टाइम की है, और जो लोग हमसे पूछते भी हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग कब की है आपकी लिथियम आयन के सेल की, तो वहाँ पे फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इज़ इट नॉट द बैच विच वॉज बीइंग एक्सपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। अच्छा, एक बात मैं इसमें पहले एक्सप्लिसिटली कहना चाहूँगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिक्स एंड मैच। सो हो सकता है कि वो सप्लाई चेन बहुत अच्छी इंटैक्ट हो और वो वाकई उस सप्लायर के साथ काम कर रहे हो बैक एंड पे, जो पाकिस्तानी OEMs की मैं बात कर रहा हूँ, जो बाहर से बनवा रहे हैं या पाकिस्तान में असेंबल कर रहे हैं, मगर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे आर ऑल्सो इन मिक्सिंग एंड मैचिंग अदर स्टफ विच इज़ यू कैन से फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग B ग्रेड। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि गुलवाम वैली में जब इंडिया और चाइना के साथ एक उनकी आपस में इंटरनल स्कर्मिश हुई, तो वहाँ से एम्बार्गो लगाया गया। इंडिया की मार्केट ने चाइना को ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज पाकिस्तान को ये मिला कि उन्होंने लिक्विडेशन की। जब उन्होंने लिक्विडेशन की तो पाकिस्तान में बहुत सारा स्टफ आया, और आपने मार्केट आज से 1-2 साल पहले देखा कि वो एक अपनी बॉटम लो पे भी गई, और ये वही टाइम था जिस वक्त लिथियम आयन की इंडक्शन पाकिस्तान में अब पुश होने लग गई थी। बिल्कुल। और ऐसे ही सिनेरियो है कि बहुत सारे ऐसे इंपोर्टर्स होते हैं जो कि अब इसके अंदर बहुत डिपेंड करता है कि हाउ फ्रीक्वेंट इज़ देयर बिजनेस, कि हाउ many batches of batteries are they developing and supplying to the end consumer, वो पूरी चेन। और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो उनका पुराना स्टॉक तो नहीं है। Otherwise there seems no probable way where you could finance such good REPT cells like we use in Fox at such a low price until unless कि there is a mainland की buying, कि उधर से खरीदा और आड़ती करके कोई सेठ साहब ने अंडर वैल्यू करवा के पाकिस्तान में, और ये हो रहा है। आपको ये मैं थोड़ा सा आपके ऑडियंस के अवेयरनेस के लिए प्लीज, आपने हमेशा मौका दिया है खुल के बात करने का, जरूर प्लीज। तो इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या IP66 बैटरी जब इंपोर्ट हुई थी, और ये उनको पता है कि वो किन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो IP21 करके तो नहीं उसका बिल थ्रू किया गया। और मैं और बहुत अच्छे पार्टनर इस इंडस्ट्री में लोग भी हैं जो खुद कहते हैं कि इस बैटरी की सेल की वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए। जब वो वैल्यूएशन खुद डिक्लेयर करते हैं डॉलर के टर्म्स में, और फिर SROs इंप्लीमेंट होते हैं, तो फिर आपको लाजिमल मलजूम हो जाता है कि टैक्स उतना ही अदा करना है जो कि जेन्युइन है। और जो जेन्युइन चीज़ होगी उसमें फिर आपको पता है। मैं बिल्कुल ज़रेज़ भाई, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखें, अभी रिसेंटली 6 अप्रैल को पाकिस्तान कस्टम ने एक रेगुलेटरी वैल्यूएशन रिवील किया है। वो डेफिनेटली आपने भी देखी होगी। आई थिंक उसको देखने के बाद जितने भी Tier 1 सेल्स हैं उनकी इंपोर्ट पे तकरीबन आई थिंक $6 to $7 प्राइस मेरे नॉलेज में, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अज्यूम के इतने। तो आप देखेंगे अगर ये प्राइसिंग है जो कस्टम ने रिवील किया है, और वो प्राइसिंग जो मुझे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चर्ड बैटरी में मिल रही है, तो अगर मैं उसको किसी भी तरीके से जोड़ूँ तो मेरी समझ में नहीं आती है। यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड पर्टिनेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये कैसे पॉसिबल है कि एक चीज़ जिसकी इंटरनेशनल एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर है और वो फिर इंपोर्ट्स की हमारी ख़ास ड्यूटीज़ लगनी है, उसके बावजूद वो लोकल मार्केट में सस्ते में मैसर है। इसमें या तो झोल है या डेफिनेटली कोई ऐसा हिडन रूल है जो कि शायद मुझे या आपके इल्म में नहीं है। तो सेकंड वाली बात तो गालबन इसको रिजेक्ट किया जा सकता है इस वजह से क्योंकि इस वक्त हम कोई 23 के करीब लिथियम आयन बैटरी ब्रांड्स के अंदर डील कर रहे हैं, और एज़ फार एज लास्ट चेक्ड इंपोर्ट डाटा के मुताबिक 108 डिफरेंट OEMs हैं जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो जिनकी बैटरियाँ मैसर हैं। उसमें वजह यही होती है कि बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स होते हैं जो कि जिसको आप डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, मगर जिनको आप फसली बटेरे कह सकते हैं, जो कि उसको
ट्रायल एंड एरर के बेसिस के ऊपर मार्केट में एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। बैक एंड से जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चाइना से सपोर्ट कर देते हैं कि आप अगर हमारा ये माल इतने वॉल्यूम कर पाएंगे इतने अरसे में, तो हम आपको फिर फर्दर CBU से SKD और फिर CKD की तरफ लेके जाएंगे। और सबकी ख्वाहिश यही होती है कि इवेंचुअली पाकिस्तान में लोकल असेंबल करेंगे तो सस्ती पड़ेगी। अब जो अर्ली एंट्रेंट्स हैं उनमें बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ नए बिग ब्रांड्स भी इस सिनेरियो में इसका फ़ायदा उठाते हुए। सो जो टिपिकली कस्टम की वैल्यूएशन है वो तो इस हवाले से लगाई गई है क्योंकि एकदम से कोई मीडियोकर इक्विपमेंट पाकिस्तान में ना आने लग जाए, उसको डिस्करेज करने के लिए इस तरह के इकदाम किए जाते हैं और ये वैल्यूएशन चेंज होती रहती हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूरी है कि समझना हम सब के लिए और आपके ख़ास तौर पे ऑडियंस के लिए कि जब यहाँ पे इतना कट थ्रोट कंपटीशन है और उसके बावजूद कुछ ब्रांड्स अपनी प्राइस कॉग्निशन की वजह से स्टैंड आउट कर रहे हैं, तो फिर हमारे कान तो खड़े होने चाहिए। और ये कंज्यूमर का हमारे ऊपर जो इत्मीनान होता है, ये ट्रस्ट होता है और जो क्रेडिबिलिटी हम लेके चल रहे होते हैं बीइंग EPC, उसमें हमारे ऊपर ये अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी रैकी पूरी करें और कस्टमर को वो बात बताएं कि जो हकीकत पे मबनी है। और वो बात यही है कि हर चीज़ के कुछ असूल होते हैं। किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अंदर जहाँ पे उसका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, उसकी कमर्शियल वायबिलिटी है, उसको एक पूरा उस सप्लाई चेन से गुजारने के बाद उसकी आफ्टर सेल्स नेटवर्क है और उसके बाद फिर उसकी आफ्टर सेल्स के बाद उस ब्रांड की एक्विटी को मार्केट शेयर के मुताबिक बढ़ाना है। ये चीज़ें प्राइस कट डाउन करके नहीं अचीव की जा सकती। ये चीज़ें सिर्फ तब की जा सकती है या तो आपके पास वही है कि कोई जादुई छड़ी थी कि आपने कुछ डिफरेंट किया, बाकियों से डिसरप्शन क्रिएट की, या फिर आपने कोई चीटिंग की। और वो चीटिंग को पकड़ने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। टेक्निकली उसमें ये होता है कि आप जिस भी वेंडर या सप्लायर के साथ या सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टर कौन है। अगर और ये कोई अंजुमन बाय में सताइश नहीं मैं आपके करना चाह रहा, बामी सताइश नहीं करना चाह रहा, पर इस फैक्ट ऑफ द मैटर कि जिस तरह अब आप लोगों का ग्रुप है, आप लोगों के एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और आपके साथ वही लोग टिक सकते हैं या मिल के काम करते हैं जो उस किस्म की ऑडियंस को कैटर करते हैं, जो कि आफ्टर सेल्स नेटवर्क आप सिर्फ इस बात पे आप पे एतमाद कर रहे हैं क्योंकि कल को जब कोई खुदा ना खास्ता मसले मसाइल आएंगे तो आप, वो पंजाबी में कहते हैं, मुंह मत्थे लगेंगे। मतलब आप यू विल बी अवेलेबल, यू विल बी एसेसिबल। और फिर जब आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है तो फिर आप ये चीज़ को इस बात का तयन कर सकते हैं कि ये जो भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर इनकी अपनी रिसर्च पूरी है कि नहीं पूरी। तो जो मुख्तसरन फिर यही है कि जो अभी पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें फराहम की जा रही हैं उसमें बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंसेस को, उन चेक्स को जो उनसे ना बाईपास किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच की जाती हैं, जैसे कि सेल की मैन्युफैक्चरिंग डेट है। फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि गुलवाम की एक फाइट हुई थी इंडिया और चाइना की। इंडिया में एम्बार्गो लग गया। पाकिस्तान बीइंग देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, आपने देखा आज से 2 साल कबल पाकिस्तान में धड़ाधड़ इंपोर्ट्स हुई, सोलर मॉड्यूल्स की भी हुई, पैनल्स की, PV पैनल्स की, और साथ ही साथ बैटरीज भी आई। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर तो वो लिक्विडेशन सपोर्ट की तहत पाकिस्तान में चीज़ में आ चुकी है तो उसका इधर पाकिस्तान आने के बाद इतना टाइम क्यों लग गया कि वो अभी तक बिकी नहीं है? क्या वो लिक्विडेट करके सेठ जो मैं आपको सो कॉल्ड कह रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक कंटेनर मंगवाया था और उनके पैसे स्टक हो गए और वो अब लॉस करके भी बाहर निकलना चाह रहे हैं, या वो कोई ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट हवाले कर दिए उन असेंबलर्स के कि यार हम सिर्फ इसमें से सेल निकालेंगे और ये आपकी जो सी केसिंग एम्बॉडीमेंट है उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप हमें कोड़ियों के भाव ये दे दो। वो राइट ऑफ कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि आपको खुद कहेंगे कि जी हम आपको लॉट के भी सेल अरेंज करके दे सकते हैं, आपका OEM कर देते हैं। तो फिर ऑल दैट डिपेंड्स इज कि आप क्या उसकी पैरामीटर्स को देख रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे टेक्निकल में से एक पैरामीटर जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस का है। सो मैं चाहूँगा कि आप अपना फर्दर क्वेश्चन करें ताकि, क्योंकि
वो मेरा मुख्तसर जवाब ना लंबा होता जा रहा है। अब मैं आपकी एक बात को रेफरेंस बना के थोड़ा आगे चलूँगा। आपने बहुत एक अच्छी बात बोली कि आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि इम्पोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट कौन है। तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि वी होल्ड एक्सक्लूसिविटी फॉर फॉक्स ESS इम्पोर्ट इन पाकिस्तान। वी आर द ओनली, Renergy is the only exclusive partner of Fox ESS in Pakistan, and we are a part of HVS group of companies that holds around 128 ventures globally. Very nice. And even अगर मैं सर Renergy ही की बात करूँ तो Renergy की अम्ब्रेला में we have Linball, this is a lift and elevators brand, और उसके साथ हमारे पास Morgan and Pierre, they are the home automation brands. तो हमारा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी bankability ये सब प्रूवन है। और what we are offering in our storage systems is हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं रैप्ट बैटरों का सेल। रैप्ट का सर तकरीबन ग्लोबली अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो इट होल्ड्स अराउंड 8% ऑफ द ओवरऑल मार्केट साइज। दैट्स ट्रू। एंड हमारी बैटरी की इंग्रेस प्रोटेक्शन लेवल जो है वो 65 है, और इसके अंदर बिल्ट इन थर्मल कंट्रोल सिस्टम है जो कि लोअर टेम्परेचर्स के ऊपर बैटरी की एफिशिएंसी में डेप्रिसिएशन नहीं होने देता। एंड इससे हट के इसके अंदर 6000 की लाइफ साइकिल है, ठीक है, और इसकी जो रेटेड वारंटी है दैट इज़ 10 years, नो क्वेश्चन रिप्लेसमेंट वारंटी, नो क्वेश्चन। सो जो कस्टमर्स अभी स्टोरेज सिस्टम्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट कि फॉर राइट नाउ इन द मार्केट Fox ESS इज़ अ वेरी finest choice if you're considering to go on solar. अच्छा जुरेश भाई, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। I have another question. आप as an EPC services provider company, how do you educate your customer to switch on solar? Okay, this is a tried tested method. हम अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एक काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो जो आपका काम है ना वो आपकी पहचान बनता है। देयर आर अ फ्यू ट्रिकी कस्टमर्स जिनको कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपका मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट उसको सही से केटर नहीं कर पाता फॉर एग्जांपल, तो वो आपका ज़्यादा लॉस होता है। बिकॉज जो जितना ट्रिकी कस्टमर या वेल एक्वेंटेड कस्टमर होगा उसको आपके इल्म में ना सिर्फ इजाफा हो रहा होता है मगर वो आपकी आइंदा की फिक्स सेल्स पेज के अंदर। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू यार, एक चीज़ मिस ना कर जाऊँ, मैं इसका आंसर आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा। आजकल मैं जब EPC ऑनर से मिल रहा हूँ, मुझे कहते हैं कि सर ये दौर अब चला गया कि हम एजुकेट करें कस्टमर को, अब कस्टमर हमें एजुकेट करता है बैठ के। सो इज़ दिस ट्रू? सो किसी हद तक ये बात उनसे है ना, मतलब मैं अपने फ्रेटर्निटी से एग्री करूँगा, ऐसा ही है। मगर ओवर स्मार्ट भी हैं हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, और कंज्यूमर से ज़्यादा प्रोज्यूमर कहना चाहिए क्योंकि प्रोज्यूमर रेगुलेशंस लग गई हैं। तो उस हवाले से मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगा कि देखिए हमारी सेल्स पिच बड़ी सिंपल सी है, सादा सी है, आजमूदा है कि आपके पास अगर कोई प्रिसाइजली कोई कॉग्निटिव ब्रांड रिकग्निशन है और आप एक्वेंटेड हैं टेक्नोलॉजी से, सो प्लीज़ यू गिव अस द चॉइस ऑफ ब्रांड्स, और जिसमें मेजॉरिटी मैंने आपको बताया क्योंकि 60% हमारा शेयर फॉक्स का है, तो जहाँ पे हमें अच्छे क्लाइंट्स तक करते हैं तो वो खुद ही कह के मांगते हैं फॉक्स। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। अलबत्ता ये बात ज़रूर इसमें मैं आपको याद कराता चलूँ कि एक्सचेकर का पैसा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि इवेंचुअली जब हम कहते हैं ना कि जी ये जो फलाना बंदा जो किसी भी सरकारी ओहदे पे है वो मेरे टैक्स दिए हुए पैसे से एंजॉय कर रहा है, ये सर्विस कर रहा है और ठाट बाट है, इसी तरह ये भी बात दुरुस्त है कि जो हमारे हमसाए और जो वो बिल अदा कर रहे हैं वो ऐसे तमाम सोलर के प्रोज्यूमर्स जो कि सोलर को अडॉप्ट करने जा रहे हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी बेयर कर रहे हैं। और लाइकवाइज जो लोग सोलर प्रोज्यूमर हैं वो अपने एक आसाइश का बायस भी बन रहे हैं, क्योंकि निस्बतन कम लोड शेडिंग है। आपने मुल्क में देखा कि जंग जैसे हालात के बावजूद मुल्क में बिजली मुहैया रही। सो हमारे पास एक नो ब्रेनर सा एक ऑप्शन आ चुका हुआ है जिसमें हम लोगों को इन मुहरकात से आगाह कर लेते हैं कि आप वही तमाम लोग जो आज से 3 से 4 साल कबल हमें कहते थे ओ नहीं साढ़े फलाने बंदे ने लोया सी, वो
कारआमद नहीं है. सो सिंस दे हैव सीन दिस रेवोल्यूशन बाय देमसेल्व्स, तो जितने भी कहते हैं ना कि स्टबन से स्टबन क्लाइंट भी है ना, नाउ दे आर कमिंग एंड रिव्यूइंग देयर डिसीजंस. सो वहाँ पे फिर हम यही पिच उनके साथ लेके जाते हैं कि सिंस यू हैव अंडरस्टूड द होल गेम, नाउ द गेम कम्स टू द पॉइंट देन दैट योर money which is otherwise being spent in import bill is now put in the right products, ताकि we can encourage the share of the good products and पाकिस्तान में सिर्फ अच्छी products ही हैं, जो कि आपके पिछले सवाल का भी जवाब है कि हम ये नहीं चाहते कि हम कोई, क्योंकि देखें जिसने 10 साल की आप वारंटी दे रही हैं, क्या आपकी कंपनी 10 साल पुरानी है? जी, आपकी कंपनी 10 साल पुरानी है, तो ये चीज़ आपने देखना है. और अगर आपने काम सिर्फ अगेन वही बात है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन दिस बिजनेस बिकॉज दे हैव सम मनी लाइंग एंड इट इज़ देयर प्रेरोगेटिव के दे कैन think for good business propositions and they're spending their money in this solar domain or renewables overall. So एक बात तो बड़ी समझने की है ना कि वो भी सियाना बंदा है जिसके पास इतना सरमाया है. अलबत्ता ये बात भी समझने की है कि क्या वो सियाना बंदा कनिंग है, और अगर वो कनिंग है तो डेफिनेटली वो फिर हमें बचना है. exactly. ठीक है ना, क्योंकि हमें एज ए सोलर फ्रेटर्निटी बचना है. तो यही बात है कि हमारी इंडस्ट्री में भी, आपको मैं विदाउट नेमिंग नेम्स अगेन, देयर आर सो मैनी गुड सप्लायर्स और यू आर अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ देम. और वी मस्ट एक्नॉलेज दिस कि जो प्रोडक्ट्स आपसे मैसर हैं, नॉट टू बैड माउथ एनीवन, वो हम पल्ला हैं इफ़ नॉट above a certain few brands which they claim, मगर after having installed so many variety of equipment, I can vouch for easily कि Fox is there in the top. So बार बार वो तारीफ का मकसद यही है कि हम क्यों इसको ऑप्ट करते हैं. सिंपल सी बात ये है, you don't want to waste money, क्योंकि एक कॉग्निटिव चॉइस है. इट्स लाइक कि किसको हम प्रमोट करेंगे, बेशक हमारा पीस ऑफ द पाई बहुत छोटा हो, कि कल को पाकिस्तान का भला है इसमें. exactly. इधर झंडा रखने का भी यही मकसद था कि हमारी कंपनी का एक दस्तूर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम बलूचिस्तान में भी बड़े फ़ख्र से काम करते हैं. सो कॉल्ड बिग जायंट कंपनीज जो कि टेंडर जीत के भाग जाती हैं, सो वी रीअटेम्प्टेड बिकॉज उसकी वजह ये है कि एक सेट मेंटालिटी है कि मुनाफा मुनाफा मुनाफा, और अभी शर्म में कोई शर्म नहीं है कि हम मुनाफे के लिए बैठे हैं, मगर एक तगड़ी प्रोडक्ट के साथ, ताकि कल को अगर आफ्टर सेल्स देना पड़े तो हम एज फार एज बलूचिस्तान जाके कराची के कोस्टल एरियाज में, और कराची में बाय द वे हम वी हैव अ वेरी गुड बिजनेस ओवर देयर. सो ये सारा क्रक्स ऑफ द मैटर है कि we are letting our customer know that you are in the right hands because कि हम इधर पहले से मौजूद हैं. अर्ली बर्ड एडवांटेज को आपने पूछा कि आप कैसे कहते हैं, तो हम ये कहते हैं 2014 से पहले, क्योंकि जब 2017 के अंदर ADB की रेगुलेशंस आई थी तो अब पहली 50 में से जो पहली 10 थी ना, जो कोहोर्ट था, तो वी वर वन ऑफ देम. सो अंडरडॉग सही, मगर ये एक बहुत आसानी हो जाती है कि बताने के लिए कि वी आर देयर, और फिर वो कस्टमर पोर्टफोलियो इतना वास्ट है और मुख्तलिफ ब्रांचेस में. और मैं सबसे मज़े की बात बताता हूँ, जो आपकी फॉक्स की प्रोडक्ट्स है ना, वो हमारे फौजी हज़रात बहुत पसंद करते हैं. क्योंकि उसकी वजह ये है कि दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, और उनको हमेशा वो एक तगड़ी कंपनी के साथ जाते हैं, क्योंकि देखें जहाँ पे मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है ना, तो ये एनर्जी ग्रिड की स्टेबिलिटी की बात है. जो फॉक्स है ना, ये तगड़ी अच्छी प्रोडक्ट लगाने का यही फ़ायदा है कि आपकी जो डिस्ट्रप्शंस आती हैं, ग्रिड के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सेंसिटिव इन्वर्टर विच अलर्ट्स द कस्टमर, एंड हमें नॉक स्टेट, हमारा सो कॉल्ड अपेरेंट जो नॉक है, उसमें खुद ही कस्टमर के जो ट्रिगर हुक्स आ रही होती हैं, उसी की बुनियाद पे भी हम पूरे एक विसिनिटी को चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो पहल होती है ना, वो फॉक्स का अलर्ट आता है कि जी ग्रिड में कोई गड़बड़ हुई है. सो दैट इज़ वाई ये इट इज़ वेरी रिकग्नाइज्ड अमंग इंस्टीट्यूशंस एज वेल, बिकॉज दे वांट गुड प्रोडक्ट्स फॉर देयर जो भी चीज़ें चल रही होती हैं. ज़ुरैज़ भाई, आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर योर ट्रस्ट, फॉर योर लव एंड अफेक्शन फॉर आवर प्रोडक्ट, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अभी इन द वेरी नेक्स्ट फ्यूचर ज़ुरैज़ एनर्जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फॉक्स ESS पे करने जा रही होगी. आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं बता दूँ. जी प्लीज़. माई एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग विद यू, आई वुड लाइक टू डिस्क्लोज. मैं अक्सर कभी आपके साथ एक को सेल्स कॉल एक्सचेंज होती थी, क्या रिमेंबर, तो आपके साथ एक बहुत लंबी डिस्कशन चली जाती थी, और अभी फिर एक ऐसा वक्त मैंने आपको एक चीज़ बोली, मैंने कहा यार ज़ुरैज़ भैया, आप ना मेरे से कुछ परचेज़ करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी है, बट
आप ना फ़ोन कर लिया करें, मेरा आपसे बात करने का बहुत दिल करता है। तो आपकी कन्वर्सेशन इट्स डेफिनेटली एडमायरेबल। अच्छा ज़ुरैज़ भाई, इन द लास्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो कस्टमर्स जो अभी सोलर पे स्विच नहीं कर सके, वैसे तो ईयरली अगर मैं रेशो देखूं तो हर साल सोलर पर स्विच होने वाले कस्टमर्स का रेशो जो है वो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा होता है हर साल। और इसी तरीके से डू यू थिंक कि एक डेकेड के अंदर अंदर हमारी वापडा का भी पीटीसीएल वाला हाल हो जाएगा? जी, आपने बड़ा एक वाज़ेह सा सवाल पूछा है और उसका वाज़ेह जवाब यही है कि पीटीसीएल ऑब्सोलीट नहीं हुआ। उसने बेसिकली किया ये कि बहुत सारे मुख्तलिफ जो ISPs हैं उनको बैंडविड्थ सेल की। अगर हम इसको सोलर के साथ रिलेट करते हैं ना तो सैचुरेशन तो आ जाएगी। जैसे आपने एकदम से रुझान देखा है सोलर का, उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सपोनेंशियल डिके हो जाता है, मगर अचानक ही कोई डिसरप्शन होती है और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि या पॉलिसी तब्दील होती है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि लोग फिर उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं कि सोलर मज़ीद लगाया जाए। गुज़िश्ता 6-7 माह से एक हिजान की सी कैफियत थी, क्योंकि आपने देखा कि हम सुन रहे थे कि अब नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जाया जाएगा और नेट बिलिंग से इवेंचुअली ग्रॉस मीटरिंग की तरफ जाया जाएगा। जी बिल्कुल। सो ग्रॉस मीटरिंग अगर देखा जाए तो जो एक बहुत ही निहायती लेस इंसेंटिवाइज्ड किस्म का सिनेरियो हो जाएगा। थैंक यू टू PSA जिसके हम भी पार्ट हैं एंड अलॉट मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रीप भी उसमें शामिल है और बहुत सारे। वी वर एबल टू अपनी एक जो प्ली थी कि फॉर एज लॉन्ग एज के ऐसा एंड कंज्यूमर जिसकी दस्तरस में सोलर नहीं था और चूँकि इंटरनेशनल प्राइसिंग डाउन होने के बाद अब वो उनके लिए रेडीली अवेलेबल हो रहा है, तो उनके साथ इंसाफ का तकाजा यही कहता है कि उनके लिए उनकी दस्तरस में आने के बाद ये इसको डिस्करेज ना किया जाए, इसके इंसेंटिव को ख़त्म ना किया जाए। और शुक्र है कि ये गवर्नमेंट ने प्ली सुनी। इस हवाले से मेरा अपना भी एक द न्यूज़ के अंदर एक आर्टिकल छपा जिसके बाद हमें बहैसियत कंपनी बहुत पजीराई मिली। उसमें अवैस लगारी साहब ने भी उसका हवाला भी दिया और उनकी तरफ से भी ज़ाहिर बात है जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे बहुत सारा बड़ा एक असेसमेंट चल रहा होता है और बहुत सारी कुछ स्टिपुलेशंस इंटरनेशनली हम पे होती हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऐसे इक़दामात लेने पे जो कि उनको भी पसंद शायद ना होते हों अपने पर्सनल लेवल तक, वो उस पर मजबूर हो जाते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त के हालात के सामने यस ये तादाद बढ़ेगी, मगर इसकी रीज़न एक बहुत गलत रीज़न है। रीज़न ये है कि इस वक्त की जो स्कारसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको तशबीह दी जा रही है कि ये खुदा न खास्ता जो सोलर लगाया जा चुका है उसकी इनटेक डे टाइम में नहीं है और इस वक्त हमारे पास जो काबिल इस्तेमाल बिजली है वो NTDC के लेवल पे इट्स कॉजिंग अ डिसरप्शन इन द ग्रिड स्टेबिलिटी और उसमें फिर फॉल्ट आते हैं। इस वजह से उस मामला हैं, जबकि हकीकत थोड़ी सी इसके बरअक्स है और इस पर आए रोज़ टेलीवाइज मीडिया के ऊपर डिस्कशन IPPs के हवाले से की जा रही होती है। और यकीनन आज के दौर में जो लिथियम आयन के बड़े असेंबलिंग यूनिट्स लग रहे हैं उसमें कहीं हद तक उनको भी मौका दिया जा रहा है जो IPPs है कि दे डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो, कम टुवर्ड्स द रीन्यूएबल, दे आर बीइंग इंसेंटिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट सो दे कैन बी एक्चुअली वो जो उनके साथ मुआहदे ऐसे हो चुके हैं जो कि आज हमें लग रहा है कि वो शायद मुफीद नहीं है, जो कि यकीनन आम आदमी की जेब पे बोझ बनते हैं, उनको रिवाइज करने का एक मौका फराहम किया जा रहा है। और उसी के हवाले से मैंने देखा है कि 2-3 जो बड़े ग्रुप्स हैं जो इसमें एंट्रेंट हैं रिसेंटली, उनके अपने IPPs भी हैं, मगर नाउ दे आर shifting their focus towards such noise technology such as lithium ion, which in effect is going to obviously I won't say कि it's कि कोई रेड हेरिंग है या फिर अगेन ये जो आजकल की जो बिजली जा रही है वो शायद किसी की वजह से जा रही है क्योंकि उनका स्टॉक बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये लिथियम आयन की बिकने लगी है और ये नेट में, और ये आपको मैं बता दूं पिछले 5 साल से हम सुन रहे हैं कि जी नेट मीटरिंग तो आज गई तो कल गई, और हर सीज़न से पहले जो ऐसे इम्पोर्टर हजरात हैं जो अगेन स्टेट कंपनियां जो कि
ऑफ ग्रिड में पहले शुरू में काम करते थे लोग, हाइब्रिड नहीं थे, जिनके अपने लाइसेंसेस जब तक नहीं थे, और वो फिर क्या करते थे कि वो कहते थे नहीं हाइब्रिड नहीं, ऑन ग्रिड तो चंगी चीज़ ही कोई नहीं, ऑफ ग्रिड लगाओ तुसी। और उनकी बात किसी हद तक ट्रू भी होगी आज की तारीख में अगर देखा जाए, मगर शुरू में जिन लोगों ने चेरिश करना था, जिसने बेनिफिट लेना था, वो ले चुके हैं। देयर इज ऑलवेज एन अर्ली बर्ड एडवांटेज। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब जो तबका रह गया ना, जिसके पास अब ये सोलर लगाने की गुंजाइश रह गई है, वो ऐसा ही तबका है जिसकी ग्रिड पे एक्सपोर्ट होना ना होना वो मैटर नहीं फिलहाल करती। एग्जैक्टली। सो उनको इससे सरोकार नहीं होना चाहिए कि चूंकि पहले बहुत अच्छा वाइबल था, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वट्टा सट्टा हो रहा था, एक यूनिट के बस दूसरा यूनिट मिलता था। शुरू में पीक और ऑफ पीक का भी 1 to 1 यूनिट था। उसके बाद फिर वो आपकी कंपनसेशन आ गई कि जी नहीं, वो आप फॉर रफली एवरी 3 ऑफ पीक यूनिट्स दैट यू कंजर्व यू आर गोइंग टू इक्वेट टू बाय द वे 1 पीक आवर यूनिट। और फिर ऐसा भी मजे की बात है कि देयर वाज 9.8 रुपीस का टैरिफ फॉर द ऑफ पीक, क्योंकि सूरज तो उसी वक्त भी असर है ना 24 घंटों में से, जिस वक्त सनी आवर्स हैं, और वो ऑफ पीक में लाया करते हैं। और तब जो सा 9.8 का था, और डॉलर जो सा 100 से नीचे था। बाद में वो 21 का हुआ तो लोग बड़े खुश, 27 का माजरत के साथ 27 का हुआ, मगर डॉलर बहुत महंगा हो गया था। तो अगर उसको वो कमेंसरेट करें और उसके इंटरपोलेट करें तो 9.8 वाला ज़्यादा बेहतर था। सो हमें टैरिफ की गिनतियों में नहीं पड़ना, हमने इसमें नहीं अब जाना। अब सिर्फ बात है बैटरी की और ऐसे इन्वर्टर्स की जो पीक शेविंग कर सके। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग कनेक्शन है और वो वैलिड है 2031 तक पर से, और आप फैसला कर चुके हैं कि चूंकि आपके सैंक्शन लोड से 1.5 गुना, आपको पता है ना कि उसमें आपको ज़्यादा होती है सैंक्शन लोड के, और आपकी डीजी कैपेसिटी, बहुत सारी कंपनियां बशमूल हमारे क्लाइंट के पैसे बचाने के चक्कर में पहली दफ़ा जो सिस्टम लगाते हैं, और मैं इसमें ये आपको एक बड़ा ब्लंट ट्रुथ बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिश्वतें अनफॉर्चुनेटली हमें देनी पड़ रही होती हैं, उनको सबड्यू करने के लिए और क्लाइंट को एक दफ़ा कनेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, एक दफ़ा हम लगवा देते हैं। वो बेशक डीजी कैपेसिटी कम होती थी, वापडा ने उसमें लूप होल, मतलब पावर डिवीजन ने उसमें पीपीआईबी ने उस लूप होल निकाला, क्योंकि वो इनिशियली दे वर द अप्रूवर्स। वो लूप होल ये निकाला कि जी आपके पास अब थ्रेशहोल्ड जो आपने डिक्लेयर्ड कैपेसिटी है, जो कि हमारा पुराना लाइसेंस था, उससे ज़्यादा हमारी ग्रिड में आ रही है, तो हमारा तो मुआहदा ये नहीं कहता कि हम आपसे इजाफी बिजली लेंगे। अब कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर ये करता है कि हमसे कंपनी से लगवाने के बाद मार्केट गया और ऑफ द शेल्फ DIY मॉडल, जिसको डू इट योरसेल्फ मॉडल कहते हैं, कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम एम्बेड कर लेंगे। चूँकि उसने अपनी फाइल को इम्प्रोवाइज नहीं करवाया, तो आज वो उसके मसाइल से गुजर रहे हैं कि चूंकि आपकी डीजी कैपेसिटी से ज़्यादा आपकी जा रही है। सो गवर्नमेंट ने उसमें भी थोड़ा सा ना शफकत का हाथ रखा। मैं आपको अब समराइज़ कर रहा हूँ आखिरी सवाल के जवाब में। वो ये था कि जो फालतू बिजली थी ना, फालतू बिजली, वो उनको उन्होंने रैशनलाइज कर दिया कि आपके पास फ़र्ज़ करें 15 किलोवाट का सिस्टम लगा है, 10 किलोवाट की आपकी डीजी कैपेसिटी थी, कैपेसिटी डिक्लेयर्ड थी, 10 तकसीमें DG स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन कैपेसिटी, 10/15 ज़रबे जितने भी आपके एक्चुअल यूनिट। तो उन्होंने रैशनलाइज किया। फिर उन्होंने कहा नहीं, एक भी फालतू हो गया ना, मीन्स के तुसी कितनी चीटिंग वहाँ पे फड्डा पड़ गया सबका ना। तो अब उन्होंने कहा कि अब जो बंदा नेट मीटरिंग वाले लाइसेंस को इन्हांस करने की कोशिश करेगा तो रिश्वत के बाजार दोबारा से गर्म कि जी अगर आपने करवाना है तो हो ही नहीं रही, सैचुरेशन आ गई है ना, ट्रांसफार्मर पे तो लग ही नहीं सकता जी ऐसे। तो आप तो जानते हैं कि नहीं लग सकता। तो एनीवेज बात क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके पास जो डेल्टा आ रहा है, फालतू बिजली जो ग्रिड में जा रही है, वो आपके लिथियम आयन बेस्ड बैकअप में जाएगी, जिसके लिए फॉक्स एक बेहतरीन चॉइस है। आपने अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर की जगह हाइब्रिड इन्वर्टर प्लेस करना है, या फिर अपना ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगे रहने देना है। हमारे पास मेरे ख्याल से गालबन 4.6 से ऑनवर्ड जोन से पूरी रेंज है 4.6। तो जो डेल्टा आना है ना वो 5 किलोवाट का, वो डेल्टा आप एंड कंज्यूमर्स के लिए मैं बता दूं कि वो 4.6 किलोवाट पे कितने पैनल लग सकते हैं आपके? सर ये अराउंड 1.45 टाइम्स ज़्यादा लग सकते हैं। सो आप रफली 7-8 किलोवाट के इजाफी लगा सकते हैं। तो फर्ज कीजिए आपके पास 14 किलोवाट से ऊपर आपका फिर अपना ट्रांसफ़र होना लाजमी है। 13 किलोवाट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 10 किलोवाट सैंक्शन लोड था, 1.5 गुना आप लगा सकते हैं उसके ऊपर डीजी कैपेसिटी। आपने उस वक्त अक्लमंदी की, आपने 1.5 गुना का लाइसेंस ले लिया, 15 किलोवाट हो गए। आज आपकी तारीख आपने 15 किलोवाट
का मतलब ये सिस्टम लगाया था, मगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन भी 15 की थी। बाद में आपने घर का लोड बढ़ा लिया, कोई भी वजूहात की बुनियाद पे आपने 7 पैनल्स ऐड कर लिए 5 किलोवाट के फालतू, बिल्कुल 7 किलोवाट के फालतू। अब वो अपना ऑन ग्रिड इन्वर्टर 10 किलोवाट वाला भी 1.45 टाइम्स है आपका DC to AC रेशो। जी बिल्कुल जी। सो आप उसको एज इट इज लगे रहने दें, हाइब्रिड सिस्टम लगाएं और इसको पीक शेव करें। पीक शेव करने का ये फायदा है कि जो आपके पास इजाफी बिजली पीक आवर्स में है उसको आप ऑफसेट करें। आपको शाज़ो नज़र कभी कभी अपने बिल्स पे नजर आता होगा कि आपके पास पीक आवर। सो दिस availability is in very few inverters available out there. Peak shaving, Fox peak shaving आपको अलाउ करता है, आप अपनी करें। और वो जो आपने रद्दोबदल करना था यूनिट टू यूनिट का पीक आवर्स के दरमियान में, वो आपको फॉक्स पूरा फराहम करता है। और उसका बेनिफिट आपको ये है कि चूंकि उसका एग्रीगेट रेट ज़्यादा है तो आपको उसके अंदर जो अपने इफेक्ट में ROI भी अच्छा होगा, और यकीनन जो आप अपनी बैटरी लगा रहे हैं उसका ROI बहुत जल्दी आप अचीव कर लेंगे। आई होप आई ट्राई टू आंसर। जी आपने बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत ही वाज़ेह जवाब दिया, एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद ऑल योर नॉलेज इन रिन्यूएबल्स। सो व्यूअर्स, ये थे ज़ोरेज़ खालिद, CEO ऑफ ज़ोरेज़ एनर्जी, और इनसे मिलके जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड सर वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर लव फॉर आवर प्रोडक्ट, एंड हमारी सर्विसेज पे आपका ट्रस्ट करने का बहुत शुक्रिया, एंड रियली वेरी थैंकफुल टू हैव यू हेयर टुडे। और इंशाल्लाह आपसे ये सिलसिला सर चलता रहेगा। बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और वेरी प्लेयर हैविंग यू। लाइक प्लेयर इज